सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं फेडरलिज्म क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, सिविक्स चैप्टर नंबर 2। सो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है उसकी डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्ट्रेंट यूनिट्स। तो हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था, जो पावर शेयरिंग में हमारी जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर होती थी, जिम्मेदारियां शेयर होती थी। और फेडरलिज्म में क्या होता है, जो हमारी जिम्मेदारियां जो डिफरेंट लेवल्स है गवर्नमेंट के, उनके बीच में शेयर होती है। जैसे कि आपकी सेंटर सबसे बड़ा लेवल जो पूरी इंडिया को रूल करेगा, उसके बाद आता है आपका स्टेट एंड फर्दर लोकल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो फेडरलिज्म का हमें बेसिक मतलब समझ में आ गया। गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में पावर शेयर होती है, जिम्मेदारियां शेयर होती हैं। सो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फेडरलिज्म तो पढ़ ली, यानी कि पावर शेयरिंग जहाँ हो रही है वो तो पढ़ ली, बट जिस गवर्नमेंट में हमारे कंट्री में पावर शेयर नहीं होती है डिफरेंट लेवल्स के बीच में, उस कंट्री के गवर्नमेंट को हम कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जिसके गवर्नमेंट के लेवल्स के बीच में पावर शेयर नहीं होती है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सेंटर लेवल। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड द सब यूनिट्स आर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इसमें सिर्फ एक लेवल होता है गवर्नमेंट का, आगे नो सेपरेशन ऑफ पावर। यानी कि पावर मतलब कि कोई ना तो जिम्मेदारियाँ शेयर होती हैं और किसी हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स को। आगे इसका एग्जांपल है श्रीलंका, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं अपनाई गई थी, मेजोरिटेरियनिज्म अपनाया गया था। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है चाइना। ठीक है, सो अभी हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म होता है, यानी कि हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर शेयरिंग होती है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। आप चाहे यहाँ से पढ़ लो, ये मैंने गूगल से लिए हैं और ये मैंने खुद से लिखे हैं। तो पढ़ लेते हैं। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसमें हमें ये तो पता ही होता है, एक से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न टीम सिटीजन। सेम यहाँ पर सेम आएगा और यहाँ पर आएगा ईच। सो यहाँ आएगा ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन अंडर डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन का मतलब समझना होगा कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि अपने दायरे में काम करना, तो यानी कि अपने दायरे में रूल करना। सो जो हर एक लेवल होता है गवर्नमेंट का, वो सेम सिटीज़न को गवर्न करता है। हर एक सेम सिटीज़न को अपने ही दायरे में गवर्न करता है, अपने ही दायरे में उसके ऊपर रूल करता है। ठीक है, जैसे आप मान लो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे मोदी जी हैं, वो अपने तरीके से, अपने ज्यूरिसडिक्शन से पूरी कंट्री को रूल करेंगे। ठीक है, और इधर मान लो आप केजरीवाल, ठीक है, वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से दिल्ली को रूल करेंगे। ठीक है, सो ये कर तो देखो कंट्री में दिल्ली भी आता है। सो दोनों जो हैं, सेंटर और स्टेट, सेम सिटीजन्स को ही रूल कर रहे हैं, बट अलग अलग तरीके से, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन से। आगे है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच टियर आर वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, तरीका है हर एक लेवल का गवर्न करने का किसी सिटीज़न को, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी पावर्स हर एक लेवल को गिवन है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है और गिवन है। आगे फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दिस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ स्टेट और सेंटर और स्टेट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना हो, कोई लॉ हटाना हो, कोई लॉ लाना हो, तो सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ सेंटर नहीं कर सकता, सिर्फ स्टेट नहीं कर सकता। इसके लिए दोनों सेंटर और स्टेट की राय ज़रूरी होती है। आगे जुडिशरी हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर टू पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट होती है, उसमें जुडिशरी का रोल होता है चेंज करने में कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में मान लो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ को चेंज करेगी या फिर नया लॉ लाएगा। ठीक है,
आगे, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, हर एक लेवल होता है, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, उसको कहाँ से पैसे मिलेंगे अपने जगह पर अपने दायरे में काम करने के लिए, वो जो सोर्स है वो अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिखा हुआ है कि यानी कि किसी को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, किसी को किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, ठीक है। तो हर किसी को कहाँ से पैसे मिलेंगे, किस टैक्स से पैसे मिलेंगे, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे कि सेंटर को, जो सेंटर है उसे पूरे गवर्नमेंट, पूरे आर्मी से टैक्स लगाकर पैसे मिलेंगे, या फिर ऐसा मान सकते हो स्टेट को, जो उसकी स्टेट के अंदर लोग आते हैं उनकी सैलरी पे से, टैक्स पे से पैसे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि उन्हें कहाँ से पैसे मिलेंगे, सोर्सेज रेवेन्यू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो फेडरलिज्म है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये दो जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से रट लो। इसका मतलब ये है कि जो फेडरलिज्म होता है इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि ये जो कंट्री की यूनिटी, कंट्री की एकता है, इसे बचा के रखता है और इसे आगे बढ़ाता है, ठीक है। आगे, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमें पता है हमारे जो समाज में कितने विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, यानी कि कितने डाइवर्सिटीज़ हैं, सो उनको अच्छे से एकोमोडेट करना, ठीक है, ये काम होता है फेडरलिज्म का। सो होप सारे जो फीचर्स हैं, टोटल 7 फीचर्स हैं, आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे, आइडियल फेडरल सिस्टम, यानी कि जो फेडरल सिस्टम है किसकी बुनियाद पर टिका हुआ है। जो फेडरल सिस्टम है 2 बुनियादों पर टिका हुआ है। म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि ये जो सेंटर और स्टेट है आपस में ट्रस्ट रखते हैं एक दूसरे पे कि ये अच्छा काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी कि सेंटर और स्टेट हमेशा साथ रहेंगी, ऐसा इनका एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों बुनियादों पर जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो टिका हुआ है। सो आगे है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, ये वाइट है इसलिए दिख नहीं रहा। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म है 2 तरह की होती है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। नेक्स्ट पेज पे अच्छे से पढ़ेंगे, ये मैंने गूगल से पिक लिया है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ओके, सो कमिंग टुगेदर में हमें ऐसे ही लग रहा है कि बहुत सारे लोग, मान लो बहुत सारे लोग हैं, एक साथ आते हैं और कुछ नई चीज़ बनाते हैं। इसका मतलब यही है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट है यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स कम टुगेदर एक साथ आते हैं ऑन देयर ओन, मतलब कि अपनी मर्जी से, टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। बिगर यूनिट बनाने के लिए छोटे छोटे जो हमारे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, एक साथ आती हैं अपनी मर्जी से और बड़ा यूनिट बनाती हैं। इसे आप कहते हो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। आगे, ऑल कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव इक्वल पावर। इसके अंदर क्या होता है, जो सारी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, सारी जो कंट्रीज़ हैं उनकी इक्वल पावर होती है। ओके, नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। सो आप इसको यूएसए, खाली यूएसए से याद रख लो। यू से तो यूएसए ही हो जाएगा, एस से हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड एंड ए से हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ओके, सो इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है, अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट्स। यानी कि अब देखो, जैसे हमारा सिंपल फेडरलिज्म है, हमारी इंडिया की बात करो, उसने अपनी कंट्री को छोटी छोटी स्टेट में बांट दिया है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, है ना। क्योंकि पूरी अगर कंट्री को देखो, ये मान लो पूरी कंट्री है, इसको कोई एक राजा या फिर कोई गवर्न नहीं कर सकता है, कोई वन। तो इसके लिए इसने क्या किया, इसके पार्ट्स कर दिए कुछ, ठीक है, कंट्री के, जिससे कि बहुत सारे राजा हो जाएंगे, 2, 3, 4, जो कि अच्छे से कंट्री को गवर्न करेंगे, ठीक है। इसीलिए एक कंट्री डिसाइड करती है कि वो अपनी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए उसको डिवाइड कर देती है और उसको होल्ड करके रखती है सारी स्टेट्स को। आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट मीटिंग इज सुप्रीमेसी ओवर द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी कि जो हमेशा जो इनकी मीटिंग्स होती हैं सारे जो स्टेट्स की, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मेन होती है क्योंकि वो पूरी कंट्री की होती है। आगे, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव इक्वल पावर, यानी कि जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उनकी इक्वल पावर होगी। इसका एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में भी ये होता है, स्पेन में होता है और बेल्जियम में होता है। बेल्जियम का तो हमने अच्छे से क्लियरली हमने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या चीज़ है जो
इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज यहाँ पर एज एन इम्पैक्ट नहीं है, ओनली इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। हमें पता है बहुत लंबे समय के स्ट्रगल के, यानी कि 80-100 साल के स्ट्रगल के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है अंग्रेज़ों के राज से। ठीक है। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो बहुत सारी स्टेट्स हमारी कंट्री का पार्ट बन गई, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि बहुत सारी स्टेट इकट्ठा होकर रह रही हैं एक साथ, तो इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर दिया इंडिया को। आगे द वर्ड फेडरेशन, जो फेडरेशन का जिक्र कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, बट द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा, अगर आप उसको पढ़ोगे तो पूरा का पूरा फेडरलिज्म के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो यानी कि कहीं लिखा नहीं है, बट इंडिया काम ही ऐसा करता है कि वो फेडरलिज्म को फॉलो करता है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या फीचर्स हैं, हमने तो पूरी कंट्री में पढ़े थे, बट हम मतलब कि सारे देशों के पढ़े थे। अब हम इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया की बात करेंगे। सबसे पहले इनिशियली 2 टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि हमने देखा सेंटर और स्टेट, ये 2 ही टीयर्स होते हैं, हमने पढ़ा। बट लेटर 3rd टीयर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड, दैट वॉज पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़। यानी कि बाद में, अब हमें पता है इंडिया में कितना बड़ा है, इंडिया कितना बड़ा है ना। अब पूरी स्टेट का एक राजा, मतलब कि पूरी स्टेट में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, कितने सारे गांव शहर होते हैं। अब पूरा एक तो कोई इसको रूल नहीं कर सकता ना, एक तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स नहीं पता होगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी गवर्नमेंट बना दी, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और इसको गाँव में आप कहते हो पंचायत, एंड आप इसको शहरों में कहते हो, आपकी सिटीज़ में कहते हो म्यूनसिपलिटीज़। आगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से बता रखा है कि हमारे यहाँ इंडिया में 3 तरह के लेवल डिवाइडेड हैं और उनके पास अपने के पास अलग अलग पावर्स हैं हर एक के पास। ठीक है। अब कुछ 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, अब मान लो जो पूरी कंट्री को रूल करेगी, पूरी कंट्री को देखेगी। स्टेट लिस्ट में वो चीज़ें आएंगी जो सिर्फ स्टेट में देखी जाती हैं, यानी कि हर एक स्टेट की अलग अलग नीड्स। कंकरेंट में क्या होता है, इन दोनों के मिला के जो नीड्स बनती है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है। आगे चलते हैं। सबसे पहले यूनियन लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले डिफेंस ऑफ द कंट्री। डिफेंस ऑफ द कंट्री क्यों, क्योंकि पूरी कंट्री की जो आर्मी होती है वो पूरी कंट्री की होती है। ऐसे थोड़ी बोलते हो हरियाणा की आर्मी, नहीं बोलते ना आप बोलते हो पंजाब की आर्मी, नहीं बोलते, सिर्फ कहते हो कंट्री, पूरी कंट्री की आर्मी। ठीक है। आगे फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, अब जो भी बैंक होते हैं वो पूरी कंट्री के लिए होते हैं, है ना। कम्युनिकेशन और करेंसी, कम्युनिकेशन होती है वो हम कहीं से भी कर सकते हैं, तो पूरी कंट्री का एक वो आ गया ये। तो ये कम्युनिकेशन, करेंसी, पूरी कंट्री में एक ही करेंसी चलती है हमारी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है। गुलाबी नोट्स 200 का नहीं, 2000 का, पूरी कंट्री में एक ही चलता है। तो जो चीज़ पूरी कंट्री में एक ही होती है उसे आप कहते हो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, बिकॉज ये यूनियन लिस्ट पूरे देश के लिए होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरे देश के लिए होती है। आगे सब्जेक्ट विच रिक्वायर यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर द इंटायर नेशन, यानी कि इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हो। जैसे कि अब केंद्रीय विद्यालय पूरे इंडिया में है, अब केंद्रीय विद्यालय में आप देखते हो उसकी यूनिफॉर्म पूरे इंडिया में सेम है। ऐसा नहीं कि गुजरात में कुछ और है, केरला में कुछ और है, नहीं, उसमें पूरे इंडिया में उसकी यूनिफॉर्म सेम है। अब ले लो आर्मी की यूनिफॉर्म भी हमारे पूरे इंडिया में सेम है। ओके, और भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, एयरफोर्स का ले सकते हो, है ना। नेक्स्ट आती है स्टेट लिस्ट। ठीक है। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पुलिस, अब ये तो आपने सुना होगा ना, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो पुलिस स्टेट्स टू स्टेट होती है। आगे ट्रेड, अब ट्रेड आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ट्रेड और एग्रीकल्चर को हम साथ में समझेंगे और इरिगेशन को भी। ठीक है। अब
ये हरियाणा में अच्छी फसल उगती है, बट अगर हम बात करें असम की, वहाँ असम नहीं, उड़ीसा की, वहाँ पे अच्छी नहीं उगती। हरियाणा एंड उड़ीसा, ठीक है, वहाँ पर अच्छी फसल नहीं उगती। तो कहाँ की ट्रेड ज़्यादा अच्छी हुई? हमारे हरियाणा की, है ना, और हमारे उड़ीसा की अच्छी नहीं हुई। आगे, अब हरियाणा में इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं? अच्छी हैं, मतलब कि बारिश वगैरह आ जाती है समय से, बट उड़ीसा में ऐसा नहीं होता, नहीं आती। सो उड़ीसा में क्या करेगी फसल, जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा फसलों के ऊपर, है ना। सो हर एक स्टेट की अलग अलग नीड्स होती हैं, इसलिए ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। कॉमर्स, ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जो कि आपको याद कर लेना 4-5। द जुरिसडिक्शन ऑफ सब्जेक्ट डिफ़र फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मैंने आपको बताया ना, हर एक स्टेट का तरीका रूल करने का अपनी स्टेट पे अलग अलग होता है, बिकॉज उसकी हर एक स्टेट की अलग अलग नीड्स हैं। आगे, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, यानी कि इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज करती है, लॉज बनाती है अपनी स्टेट के लिए, सेंट्रल का इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती है। अब आती है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जिसमें दोनों उसका हमें स्टेट और सेंट्रल का दोनों का हमें देखना पड़ता है, दोनों को साथ में मिलकर चलना पड़ता है। सबसे पहले इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं। इफ़ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, यानी कि लॉज बनाने में दोनों के लॉज कन्फ्लिक्ट हो जाए, स्टेट बोलता है मैं तो ये नहीं करूँगा, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो कहती है ये करना ही पड़ेगा, तो इसमें अलग कन्फ्लिक्ट हो जाए, उनके दोनों के बीच में झगड़े हो जाए, द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके लॉ ही चलेंगे आगे। या इससे हमें पता चलता है कि यूनियन गवर्नमेंट की सेंटर से थोड़ी सी ज़्यादा पावर है। आगे, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, इसमें दोनों मेक लॉ करते हैं, लॉज बनाते हैं। नेक्स्ट इज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। सो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी कैटेगरी ऑफ द 3 लिस्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, यानी कि जो सब्जेक्ट्स इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं उनको कहाँ डालें? कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये बात नहीं सोची गई थी, बट बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स बनाए गए, जिसमें जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सारे इसमें डाल दिए गए। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन, अब देखो हमने स्टेट और यूनियन के बारे में बहुत पढ़ लिया, अब हम इंडिया पर आते हैं, यानी कि हमारे लोकल गवर्नमेंट पे आते हैं। सो पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, यानी कि अब देखो एक जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है वो पूरे देश पर रूल करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट पे रूल करती है, ठीक है, और लोकल क्या अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में रूल करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, ठीक है, छोटे छोटे एक स्टेट में जो आते हैं, और स्टेट किस में आती है? पूरी कंट्री में आती है, यानी कि लोकल ये मान लो, स्टेट ये मान लो, एंड ये पूरी यूनियन, ठीक है। तो कुछ कुछ पावर्स सेंट्रल से लेके और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई, और इसे ही हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। द पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज रीज़न ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि क्या 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 वजह रही होगी, क्यों हमने 3rd टियर ऐड किया? तो थोड़ा तो आपको पता होगा, थोड़ा हम और, बिकॉज आप जानते हो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इसको सिर्फ 2 लेवल्स रूल नहीं कर सकते, इसलिए हमने 3rd टियर और ऐड कर लिया। अब 3rd लेवल को 3rd टियर भी कहते हैं, ठीक है। 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट फॉर्म, यानी कि 3 टियर बने तो लोकल गवर्नमेंट बन गया। आगे, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू, यानी कि हमारी कंट्री में हर एक मोहल्ले, गली मोहल्ले में आप देखते हो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट आके मतलब कि रूल तो बताएगी तो नहीं हर एक जगह पर, एक गांव में, कि हाँ इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर लो, बहुत कम बढ़ जाएगा, इसलिए लोकल गवर्नमेंट हमने फॉर्म की। लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द लोकल प्रॉब्लम्स, यानी कि हमें पता है लोकल पीपल्स को ज़्यादा पता होता है उनकी जगह की। जैसे आप किसी मोहल्ले में जाओ तो मोहल्ले की आंटियों को पता होगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो हमने क्या किया, मोहल्ले की आंटियों का इलेक्शन करा दिया और एक लीडर चुन लिया उनके लिए, जो कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसी को आप कहते हो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके अंदर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी हो जाती है। कैसे? हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब लोकल पीपल तो करेंगे नहीं, अगर अकेली स्टेट गवर्नमेंट बन जाएगी, तो अगर लोकल गवर्नमेंट बनेगी तो लोकल पीपल भी पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेसी में। 1992 अमेंडेड 3rd टियर मेड मोर पावरफुल,
यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड का मतलब होता है चेंज, बच्चों को अमेंड का मतलब ही नहीं पता होता, तो अमेंड का मतलब होता है चेंज करना। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया कब, 1992 में, और थर्ड टियर को ज़्यादा पावरफुल बना दिया। नेक्स्ट स्टेप्स टेकन टू मेक थर्ड टियर मोर पावरफुल। अब थर्ड टियर देखो, सेंटर और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो तो बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट है, अब लोकल उनके सामने छोटी सी गवर्नमेंट है, तो इसकी पावर को बढ़ाने के लिए हमने क्या कैसे स्टेप्स लिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। रेगुलर इलेक्शन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST, तो यहाँ पर कॉमा लगा दो, यानी कि सबसे पहले हमने रेगुलर इलेक्शंस कर दिए, ठीक है। यानी कि लोकल गवर्नमेंट में हमेशा रेगुलर इलेक्शंस होंगे, ठीक है, हर एक साल में, 2 साल में, ठीक है। और हमने SC ST और OBCs के लिए स्टेट सीट्स रिज़र्व कर ली ताकि इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, अब देखो गांव में होता है ना कि वुमेंस की ज़्यादा नहीं चलती, मैंस की चलती है, इसलिए हमने वुमेंस के लिए भी रिजर्वेशन की, ठीक है। क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल इलेक्शन, हमने अब देखो एक तो पूरी कंट्री का होता है इलेक्शन कमीशन, तो हमने हर एक स्टेट का इलेक्शन कमीशन बना दिया, जैसे कि हरियाणा इलेक्शन कमीशन, पंजाब इलेक्शन कमीशन, केरला इलेक्शन कमीशन, तमिलनाडु इलेक्शन कमीशन, ऐसे। स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर पावर एंड रिवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, अब जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट से पैसे लेने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल का मतलब होता है रूरल, गलत तो नहीं लिख दिया, ठीक है। जो रूरल, एक तो मुझे ना प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत होती है रूरल अर्बन को बोलने में, ठीक है। जो रूरल होता है, जो रूरल होता है वो होता है आपका गांव, और जो अर्बन होता है वो होता है आपका शहर, ठीक है। तो अभी हम गांव के बारे में बात करेंगे, गांव में कैसे लोकल गवर्नमेंट बनती है, उसको आप पंचायती राज भी कहते हो। पंचायत होती है ना, पंच, जो 5 होते हैं हेड्स, उनको पंचायत कहते हैं, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ ईच विलेज हैव अ पंचायत, यानी कि हर एक ग्रुप जो विलेज होती है, अब देखो 3-4 गाँव मान लो, उनका ग्रुप बना और उन्होंने एक पंचायत बना ली, ठीक है। और उसके हर एक ग्रुप के पास होती है प्रेसिडेंट और सरपंच, यानी कि इसका जो हेड होता है उसे आप प्रेसिडेंट या फिर सरपंच कहते हो, बेसिकली सरपंच ही कहते हो। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये पीपल्स के द्वारा, जो गांव के लोग हैं उनके द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, तो ये जो भी आपका सरपंच है वो किसके अंडर काम करेगा, ग्राम सभा के। अब ग्राम सभा क्या होती है, जो ऑल वोटर्स, यहाँ वोटर्स लिखा है, सॉरी, जो वोटर्स होते हैं आपके विलेज के, जो सारे लोग होते हैं विलेज के, वो होती है ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम यानी कि गांव और सभा यानी कि लोग, ठीक है। मीट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर टू अप्रूव द बजट ऑफ ग्राम पंचायत, यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा को हर 2-3 साल में मिलती है, कई 6 महीनों में भी, कि हमारे पास बजट है और इसमें हम यहाँ पर सड़क बनाएंगे, यहाँ पर कुछ नगर पालिका खोलेंगे, ऐसे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पंचायत राज, लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट अर्बन में और रूरल में दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। रूरल होता है, ठीक है। आगे सबसे पहले विलेज लेवल पे देखेंगे, सबसे पहले विलेज लेवल पे होते हैं आपके पंचायत, ठीक है। पंचायत क्या होती है, ग्रुप ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत बनती है, फिर ग्राम सभा होती है, ऑल वोटर्स, ठीक है। और हेड कौन सा होता है इनका, सरपंच होता है। सो हमने विलेज की बात कर ली। अब ब्लॉक क्या होता है, पंचायत समिति, जो ब्लॉक में पंचायत समिति बनती है, यानी कि मैनी ब्लॉक कंस्टिट्यूट्स अ ज़िला, यानी कि कुछ ब्लॉक से ज़िला बनता है। कुछ आप छोटे छोटे वो ले लो, छोटे छोटे गांव, उनको जोड़ो, वो बना ब्लॉक, और कुछ ब्लॉक्स को जोड़ के ज़िला बनता है आपका। आगे इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स ऑफ द एरिया, पंचायत मेंबर्स होते हैं एरिया के। अब देखो, आप हर एक गांव का अलग अलग पंचायत होती है, तो उन सारी पंचायत का जो इलेक्शन होता है उससे ब्लॉक लेवल पर आपकी पंचायत समिति बनती है, और इसका हेड होता है BDO। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद बनती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को ज़िला भी तो कहते हैं, इसलिए ज़िला परिषद बनती है। फॉर्म बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड MLA, यानी कि MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोकसभा से ये इलेक्शन होता है, और हेड होता है इसका ज़िला चेयरपर्सन। ओके, तो हमने गांव यानी कि पूरी इसके बारे में जान लिया, गांव से डिस्ट्रिक्ट तक। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा अर्बन में।
अब देखो यहाँ पर म्यूनसिपलिटी का एक ऑफिस भी दिखा दिया मैंने आपको। सो सबसे पहले जो छोटे शहर होते हैं, स्मॉल सिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप मान लो अम्बाला ले लो, थोड़ा सा कुरुक्षेत्र हो गया, है ना, ये थोड़े से छोटे शहर हैं इन कंपैरिजन टू लाइक आपका मुंबई, दिल्ली, है ना, उनसे थोड़े से छोटे हैं। सो यहाँ पर होती है आपकी म्यूनसिपलिटीज़, ठीक है, और इसका हेड होता है चेयरपर्सन। आगे थोड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, मुंबई, दिल्ली, इनमें होती है आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसका हेड होता है मेयर। सो ये था पूरा पेज, होप आपको क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।